गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सब कुछ चल रहा है अभी। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का नया चैप्टर मनी एंड क्रेडिट एक्सप्लेनेशन टॉपिक 1। ठीक है, क्या स्टार्ट करेंगे? मनी एंड क्रेडिट। ठीक है, तो मनी एंड क्रेडिट के पहले आपको जो है एसएसटी के बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ाए जा चुके हैं, जिसमें मेजरली चैप्टर सिविक्स और इकोनॉमिक्स का है। तो हम लोग का फर्स्ट टारगेट क्या है? फर्स्ट टारगेट क्या है कि 25 जनवरी के पहले सिविक्स इकोनॉमिक्स पूरा खत्म कर देना है। ठीक है, 25 जनवरी के पहले पूरा सिविक्स पूरा इकोनॉमिक्स खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद मेजर जो है ज्योग्राफी कंप्लीट करवाया जाएगा और फिर हिस्ट्री, और साथ ही साथ सारे चैप्टर्स का एमसीक्यू भी चलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन टॉपिक, जिसका नाम क्या है? नाम क्या है चैप्टर का? मनी एंड क्रेडिट। तो ये रहा वन शॉट के बाद आ गया आपका टॉपिक 1। अब स्टार्ट होगा इंट्रोडक्शन। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है मनी एंड क्रेडिट, और हम लोग को सबसे पहला सिस्टम पढ़ना है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम मतलब क्या होता है? हम लोग बार्टर सिस्टम से क्या समझते हैं? तो बार्टर सिस्टम का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम लोग क्या करेंगे? हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को बिना किसी करेंसी का यूज किए हुए दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगे। मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स विदाउट द यूज ऑफ करेंसी, क्योंकि उस टाइम करेंसी का इन्वेंशन ही नहीं हुआ था। तो लोग क्या करते थे? अपने गुड्स को जो है दूसरे को देकर उनसे अपने लिए यूजफुल गुड्स ले लेते थे। ठीक है, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हो गया है। जितने लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, प्रेजेंट लगा दें, प्लस अपने फ्रेंड सर्कल में भी लाइव का वीडियो का लिंक शेयर कर दें, ताकि वो लोग भी क्या करें? चैप्टर्स को समझें। और हमारे चैनल पर एमसीक्यूज भी चल रहे हैं। आपको बता दें कि हमारे चैनल पर मैथ्स और एसएसटी के एमसीक्यूज भी चल रहे हैं डेली। आप उनमें भी लाइव होकर अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं, ताकि बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें। ठीक है, तो बार्टर सिस्टम में क्या लिखा हुआ है कि इन एंशिएंट टाइम बिफोर मनी वाज इन्वेंटेड, मतलब पहले के टाइम में जब मनी इन्वेंटेड नहीं था, तब जो है गुड्स को डायरेक्टली एक्सचेंज कर लिया जाता था। इसी कैरिंग या इसी वे ऑफ कैरिंग को हम लोग बोलते हैं बार्टर। ठीक है, क्या बोलते हैं? बार्टर सिस्टम, मतलब द एक्सचेंज ऑफ गुड्स विदाउट द यूज ऑफ करेंसी इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। ठीक है, जब हम लोग करेंसी का मतलब कि गुड्स का एक्सचेंज करेंगे बिना किसी करेंसी का यूज किए, उसी सिस्टम को बार्टर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, उसी सिस्टम को क्या बोलेंगे? बार्टर सिस्टम। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। लिखा हुआ है द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज बिफोर मनी केम इनटू बीइंग, मतलब जब मनी का किसी को अंदाजा भी नहीं था कि करेंसी मतलब कि किसी चीज को खरीदने बेचने के लिए हम लोग करेंसी का यूज करेंगे, तो उस टाइम जो है गुड्स को खरीदने बेचने के लिए बार्टर सिस्टम का यूज करते थे। लिखा है बार्टर इन्वॉल्व द डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड, मतलब बार्टर में क्या होता है? डायरेक्टली हम लोग गुड्स को एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है, फॉर द बार्टर सिस्टम टू बी पॉसिबल देयर वाज द नीड ऑफ अ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, मतलब बार्टर सिस्टम जो है तब पॉसिबल था जब हम लोग को डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का जरूरत था। ठीक है, मतलब एक हाथ एक ऑब्जेक्ट दो, दूसरे हाथ दूसरा ऑब्जेक्ट लो, इसको हम लोग बोलेंगे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो पहले के टाइम में ये चल जाता था, क्योंकि पहले लोगों का क्या था? रिसोर्सेस का रिक्वायरमेंट कम था। लेकिन अब क्या हो गया है? हम लोगों को अलग अलग रिसोर्स करने का आदत पड़ चुका है। तो हम लोग किसी एक ऑब्जेक्ट को देकर एक ही ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं। हम लोग क्या चाहते हैं कि एक गुड्स को अगर बेचे तो उसके बदले हम लोग को करेंसी मिले, और उस करेंसी से हम लोग अलग अलग वैरायटी के रिसोर्सेस खरीद सकें, या ऑब्जेक्ट्स खरीद सकें, या गुड्स खरीद सकें। तो बार्टर सिस्टम धीरे धीरे क्या होता गया? जैसे जैसे टाइम बीतता गया, बार्टर सिस्टम का रिक्वायरमेंट कम होता गया, क्योंकि लोगों को सिर्फ गुड्स नहीं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स चाहिए होते थे, वैरायटी ऑफ गुड्स चाहिए होते थे। तो ड्रॉबैक्स क्या है बार्टर सिस्टम के? कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, इसमें हम लोग दो ही किसी गुड्स को एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब एक गुड्स को देंगे और दूसरे गुड्स को लेंगे। लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, यहां पर जो है कॉमन यूनिट नहीं था कोई चीज खरीदने बेचने के लिए, ये भी इसका क्या है? डिमेरिट है।
डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स और कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स, ठीक है। कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स यहाँ पर इसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। कैसे? जैसे हम बोल दिए कोई एक पर्सन ए है, वो बोला हमको 50 केजी राइस दे दो, 500 केजी राइस दे दो, हम इसका पेमेंट तुमको बाद में करेंगे, फ्यूचर में करेंगे, ठीक है। कब करेंगे? फ्यूचर में करेंगे। तो यहां पर लोगों को यह समझ में आया कि राइस अभी हम दे दिए उसको, अभी राइस का रेट मान लेते हैं 30 रुपीज पर केजी है। अब फ्यूचर टाइम में जब हम लोग राइस का रेट तो बढ़ेगा, और जब वो पैसा हमको देगा तो वो 30 के बेसिस पे ही देगा, लेकिन हो सकता है उस टाइम राइस का प्राइस 32 रुपीज पर केजी चल रहा हो। तो इस कंडीशन में फार्मर को तो नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए जो है बार्टर सिस्टम धीरे धीरे डिमांड में घटता गया, ठीक है। डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर, यहां पर स्टोरेज का भी प्रॉब्लम है। मान लेते हैं कोई गुड्स जो है, फार्मर का ही एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। किसका एग्जांपल ले लेते हैं? एक फार्मर है। अब फार्मर क्या किया? राइस का प्रोडक्शन किया, क्रॉप प्रोडक्शन में राइस का प्रोडक्शन किया, और उसके फील्ड में मतलब एग्रीकल्चरल फील्ड में 1000 केजी राइस प्रोड्यूस हुआ। 1000 केजी राइस प्रोड्यूस हुआ मान लेते हैं। अब वो अपने लिए, ठीक है, अपने पर्सनल यूज के लिए क्या करेगा? उसमें से कुछ राइस निकाल लेगा। तो मान लेते हैं कि एक साल में, 1 ईयर में टोटल कितना राइस खा लेगा वो? मान लेते हैं 500 केजी राइस खा लिया। बहुत ज्यादा बता रहे हैं लेकिन तब भी लेट कर लेते हैं, ठीक है। 500 केजी चावल खा लिया, तो 500 केजी चावल तो उसके पास रहेगा ना, तो वो उसको कहां स्टोर करके रखेगा? उसके पास कोई गोडाउन तो है नहीं, ठीक है। गोडाउन नहीं है तो वो उसको रख नहीं सकता है, जिस कंडीशन में राइस क्या हो जाएगा? खराब होगा। तो राइस को उसको सेल तो करना ही पड़ेगा। तो राइस को सेल करने के लिए वो उसको जल्दी से जल्दी बेचेगा, क्योंकि उसके पास स्टोरेज फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो उसको जिस रेट में मिलेगा उसी रेट में वो बेच देगा। लेकिन अगर वही फार्मर उस राइस को कुछ टाइम तक अपने पास रख ले और उसको बाद में बेचे, तो उसको उसका ज्यादा प्राइस मिल सकता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम से बार्टर सिस्टम के जो पहले थे। अभी क्या हो गया है? अभी बार्टर सिस्टम खत्म। क्रॉप प्रोड्यूस किए, तुरंत बेचेंगे, उसके बदले करेंसी लेंगे, उस करेंसी से अलग अलग टाइप के गुड्स खरीद लेंगे, ठीक है। तो बार्टर सिस्टम अब खत्म हो गया है। अब खत्म नहीं बोल सकते हैं, पूरी तरीके से बार्टर सिस्टम खत्म नहीं हुआ है। कैसे? इसको भी समझ लेते हैं। जैसे बार्टर सिस्टम के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। सिर्फ गुड्स ही नहीं एक्सचेंज होते हैं जो बार्टर सिस्टम में आते हैं। पहला तो हो गया गुड्स। गुड्स को एक्सचेंज कर लिए, मान सकते हैं। पहले के टाइम में गुड्स एक्सचेंज करके गुड्स लेते थे। अब गुड्स एक्सचेंज करके क्या लेते हैं? करेंसी लेते हैं। क्या लेते हैं? करेंसी। दूसरा यहां पर करेंसी एक्सचेंज सिस्टम भी है। कौन सा सिस्टम है? करेंसी एक्सचेंज सिस्टम। तो ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। करेंसी एक्सचेंज सिस्टम कभी खत्म होगा? करेंसी एक्सचेंज सिस्टम कभी खत्म नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? ये भी जान लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग अभी इंडिया में रह रहे हैं। कहां रह रहे हैं? इंडिया में। तो इंडिया का जो करेंसी है इंडियन करेंसी, इंडियन करेंसी क्या है? रुपी, ठीक है। इंडियन करेंसी रुपी है। लेकिन अगर हम लोग दूसरे कंट्री में जाते हैं, ठीक है, टूरिस्ट बन के घूमने जाते हैं, तो वहां का करेंसी इंडियन तो होगा नहीं। तो हम लोगों को अपना करेंसी वहां एक्सचेंज करवाना पड़ेगा। मान लेते हैं कि हम लोग किसी एक कंट्री पे चले गए, ठीक है। हम लोग जो है किसी एक कंट्री में चले गए, कंट्री का नाम मान लेते हैं, कहां जाएंगे घूमने हम लोग? हम लोग जाएंगे इंडोनेशिया। कहां जाएंगे? इंडोनेशिया। आपको इंडोनेशिया के बारे में बता दें कि इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन वहां पर ज्यादातर जो है हिंदू गॉड्स का पूजा होता है, ठीक है। किसका पूजा होता है? हिंदू गॉड्स का पूजा होता है। वहां पर गणेश भगवान का बहुत ज्यादा पूजा होता है। इसका गणेश भगवान का भी पूजा बहुत ज्यादा होता है वहां पर। तो इंडोनेशिया अगर हम लोग जाएंगे तो वहां पर अगर हम लोग 1 रुपी देंगे, कितना रुपी देंगे? 1 रुपी। तो हो सकता है कि वहां पर हमको वो लोग 4 इंडोनेशियन करेंसी दें। कितना करेंसी दें? 400 इंडोनेशियन करेंसी। तो हम तो दिए एक, लेकिन हमको मिला कितना? 400। तो ये तो एक्सचेंज हो गया। तो हर कंट्री में करेंसी सिस्टम एक्सचेंज है, ठीक है। एक्सचेंज करेंसी सिस्टम है। तो ये तो हर कंट्री के हिसाब से बदलता रहेगा। अब हम लोग चले जाएंगे अमेरिका घूमने के लिए। तो अमेरिका में तो बहुत करेंसी क्या होगा? हम लोग का करेंसी का वैल्यू बहुत कम है। कैसे? $1 अभी लगभग 85 रुपीज के करीब चल रहा है। मतलब समझ में आता है आपको? $1 मतलब 85 रुपीज। हम लोग यहां से 85 रुपीज लेकर जाएंगे तो वो हम लोग को सिर्फ $1 देंगे। कितना डॉलर देंगे? $1। और अच्छे समझने के लिए हम लोग जानेंगे इंडिया का एक पर्सन, ठीक है, अमेरिका के 1/85 पर्सन के वैल्यू के इक्वल है, ठीक है। इंडिया में जो एक पर्सन का वैल्यू है वो अमेरिका में 1/85 पर्सन के वैल्यू के इक्वल है। इसका मतलब 1 अमेरिकन पर्सन इज इक्वल टू 85 इंडियन पर्सन,
ठीक है, 1 अमेरिकन करेंसी इज इक्वल टू 85 इंडियन करेंसी। आ गया समझ में? अब तो क्लियर हो गया कि करेंसी एक्सचेंज सिस्टम कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि हर कंट्री का करेंसी अलग अलग है। तो जब भी हम लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाएंगे तो हम लोग को वहां का करेंसी यूज करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग अपने कंट्री का करेंसी एक्सचेंज करेंगे। तो यहां पर एक्सचेंज हुआ बार्टर, ये बार्टर सिस्टम कभी खत्म नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है सबको? कमेंट करके बताएंगे हाँ या ना। समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, जल्दी से बताएंगे। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या लिखा हुआ है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स आपको बता चुके हैं अभी हम। इसमें लिखा हुआ है कि व्हेन इन द एक्सचेंज, ठीक है, बोथ पार्टीज अग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर कमोडिटीज, मतलब जब एक्सचेंज में दोनों पार्टीज अग्री करेंगे कि वो जो है एक ऑब्जेक्ट को सेल करेंगे और एक को बाय करेंगे, इसी को बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, मतलब दो गुड्स का एक्सचेंज का जरूरत। इन द बार्टर सिस्टम डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स इज एन इसेंशियल फीचर। अब जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स है बार्टर सिस्टम में एक इसेंशियल फीचर है। ठीक है, क्या है? इसेंशियल फीचर। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में लिखा है मनी। तो मनी लिखा हुआ है कि मनी एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस। मनी क्या है? किसी भी चीज को एक्सचेंज करने के लिए हम लोग को मनी का जरूरत पड़ता है। इट इज कॉल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मीडियम ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। इन मैनी ऑफ आवर डे टू डे ट्रांजैक्शंस, मतलब हम लोग एक दिन में जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे गुड्स को हम लोग खरीदे या तो बेचें, विद द यूज ऑफ मनी, बिना मनी के हम लोग उसको ना ही खरीद सकते हैं और ना ही बेच सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि मनी क्या है? तो मनी क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो हम लोग किसी भी चीज को खरीदने या बेचने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। लिखा है व्हाई ट्रांजैक्शंस आर मेड इन मनी। कोई भी ट्रांजैक्शन हम लोग मनी में क्यों करते हैं या करेंसी में क्यों करते हैं? तो वही रीजन, अगर ट्रांजैक्शन का यूज करेंसी के फॉर्म में नहीं करेंगे तो उस कंडीशन में हम लोग को बार्टर सिस्टम फिर से लाना पड़ेगा, जिसका यूनिट वैल्यू कभी सेम नहीं हो सकता। इसलिए एक पर्सन जो गुड्स दे रहा है और दूसरे पर्सन से जो गुड्स ले रहा है उसका वैल्यू सेम नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं कि एक पर्सन क्या किया, बोला कि मेरे पास 100 केजी राइस है, ठीक है, और दूसरा पर्सन क्या बोला? मेरे पास 100 केजी पल्सेस है। हम लोग एक्सचेंज कर लेते हैं। तो यहां पर क्वांटिटी सेम हो सकता है कि 100 केजी, लेकिन वैल्यू सेम हो सकता है? नहीं। चावल का रेट मान लेते हैं 30, 40, 50 रुपीज केजी होगा और दाल का रेट 100, 120, 150 रुपीज केजी भी हो सकता है। तो यहां पर जो दाल सेल करेगा, मतलब पल्सेस सेल करेगा, वो तो नुकसान हो जाएगा उसका। इसीलिए जो है सारे ट्रांजैक्शन हम लोग मनी के फॉर्म में करते हैं इंस्टेड ऑफ बार्टर सिस्टम या तो गुड्स के फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। इवोल्यूशन ऑफ मनी फ्रॉम बार्टर सिस्टम टू डिजिटल एरा। ठीक है, पहले बार्टर सिस्टम यूज होता था, अब जो है हम लोग मॉडर्न करेंसी यूज करते हैं। ठीक है, जैसे पहले बार्टर सिस्टम में हम लोग गुड्स के बदले गाय ही बेच दिए। गाय बेच के क्या बोले? हमको गुड्स दे दो, मेरे घर में खाना नहीं है। गोल्ड का एक्सचेंज करते थे, मेटल कॉइन का एक्सचेंज करते थे, फिर पेपर मनी आया, उसका एक्सचेंज करने लगे। फिर प्लास्टिक कार्ड्स आया, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सारे कार्ड्स हो गए प्लास्टिक कार्ड्स में। इलेक्ट्रॉनिक मनी, मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। और अब आ गया है क्रिप्टो करेंसी, मतलब ई करेंसी को हम लोग क्रिप्टो करेंसी बोलेंगे। तो ये सारे इवोल्यूशन ऑफ मनी है जो स्टार्टिंग से लेकर अभी तक को रिप्रेजेंट कर रहा है। आ रहा है समझ में सबको? चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या लिखा हुआ है? डिमांड डिपॉजिट्स इन बैंक्स। डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं? तो लिखा हुआ है कि डिपॉजिट्स इन द बैंक अकाउंट दैट कैन बी विथड्रॉन ऑन डिमांड, मतलब हम लोग क्या करेंगे? बैंक में मनी डिपॉजिट करा देंगे और हमारे डिमांड पर वो मनी विथड्रॉ हो जाएगा। पीपल नीड ओनली सम करेंसी फॉर देयर डे टू डे नीड्स, मतलब किसी भी लोगों को डे टू डे सर्वाइवल के लिए कुछ ही करेंसी का जरूरत पड़ता है। फॉर इंस्टेंस वर्कर्स हु रिसीव देयर सैलरी एट द एंड ऑफ ईच मंथ हैव सम एक्स्ट्रा कैश, मतलब जो भी पर्सन मान लेते हैं मंथली बेसिस पे वर्क कर रहे हैं तो उनको सैलरी मंथ के एंड में मिलेगा, तो उनके पास कुछ एक्स्ट्रा कैश होता है, तो वो क्या करते हैं? उसको डिपॉजिट कर देते हैं बैंक में बाय ओपनिंग अ बैंक अकाउंट इन देयर नेम। अपने नाम से बैंक अकाउंट खुलवा के जो पैसा एक्स्ट्रा बचता है उसको सेव कर देते हैं। ठीक है, बैंक एक्सेप्टेड द डिपॉजिट एंड ऑल्सो पे एन इंटरेस्ट रेट ऑन द डिपॉजिट। और बैंक क्या करेगा? उन सारे मनी को अपने पास रख लेगा और उसके बेसिस पे जितना मनी उनके पास रहेगा उसको इंटरेस्ट भी देगा। क्या देगा? इंटरेस्ट रिटर्न कर देगा। तो इसी के बेसिस पर जो बैंक होता है वो अपने लिए
इनकम का एक पॉइंट बनाता है और उसी से इनकम भी जनरेट करता है। कैसे जनरेट करता है तो वो हम लोग देखेंगे। उसके पहले जान लेंगे कि चेक क्या होता है। लिखा हुआ है कि पेपर इन स्ट्रक्चर, ठीक है, नहीं, पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम अ पर्सन्स अकाउंट टू द पर्सन्स इन हुज नेम द चेक इज ड्रॉन। मतलब एक चेक, ये रहा एक चेक, चेक क्या है, ये है। अब यहां पर क्या करेंगे, चेक यहां पर दे देंगे पे राहुल शर्मा, कि राहुल शर्मा के अकाउंट में 1000 रुपया ट्रांसफर कर दिया जाए। तो यहां पर राहुल शर्मा का नाम लिखेंगे, यहां पर 1000 लिखेंगे और क्या करेंगे, राहुल शर्मा को दे देंगे। तो राहुल शर्मा इस चेक को अपने बैंक में जाके जमा कर देगा और उस बैंक में उसके अकाउंट से, मतलब जो राहुल शर्मा को पैसा दिया है या चेक दिया है, उसके अकाउंट से 1000 रुपया कट कर राहुल शर्मा के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें राहुल शर्मा को कहीं जाने का जरूरत, मतलब राहुल शर्मा को नहीं, जो पर्सन पेमेंट किया उसको कहीं जाने का जरूरत नहीं पड़ा, वो सिर्फ चेक दिया, भैया पैसा ट्रांसफर। अब हम लोग क्या करते हैं, अभी के टाइम में चेक का यूज करके चेक के बदले क्या करते हैं, गूगल पे, फोन पे, यूपीआई पेमेंट करते हैं। ठीक है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ना हमको ना राहुल शर्मा को। वो अपना अकाउंट नंबर या मोबाइल नंबर बताएगा और हम अपने अकाउंट या मोबाइल नंबर से उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देंगे। इसी को बोलते हैं यूपीआई पेमेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं, यूपीआई पेमेंट। अब यहां पर हम लोग देखें, ठीक है, यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो यूपीआई पेमेंट के बाद, यूपीआई पेमेंट तो अभी आया है, तो पहले जो चेक चलता था, ठीक है, क्या चलता था, चेक। तो चेक में जो है एक MICR कोड होता है, वो दिखता नहीं है। कौन सा कोड होता है, MICR। यहां पर देखेंगे तो ये जो पार्ट दिख रहा है ना, कहां गया, ये जो पार्ट है, ये उसका MICR कोड इसी के अंदर रहता है। इसमें अकाउंट नंबर भी शो नहीं होगा। अब इसी MICR कोड के थ्रू क्या होगा, जो चेक जिसके अकाउंट में जाना है वो उसको क्या करेगा, वो उसको स्कैन करेगा और उससे MICR कोड ऑब्टेन कर लेगा, फिर उसके अकाउंट से पैसा कट कर लेगा। तो ये जो MICR है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक, अब यूपीआई के थ्रू हम लोग जो पेमेंट कर रहे हैं, ये सारे फुल फॉर्म बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, एमसीक्यू में, तो आप लोग इसको जरूर लर्न करें। कॉपी पे लिखे ना लिखे, लेकिन लर्न जरूर करेंगे। तो यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आ गया समझ में, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अब हम लोग को मान लेते हैं कि बहुत ज्यादा थोड़ा पैसा ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो यूपीआई पेमेंट में क्या होता है कि एक दिन में 99,000 या 1 लाख तक ही हम लोग एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पेमेंट कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि किसी पर्सन को 2 लाख 5 लाख एक पर्सन के अकाउंट से दूसरे पर्सन के अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए उसके पास 2-3 तरीके हैं। डायरेक्ट अकाउंट से ट्रांसफर, अकाउंट टू अकाउंट। ठीक है, तो अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर करने के लिए उसके पास भी 2 ऑप्शन है, एक NEFT है और एक RTGS है। समझ में आ गया, NEFT और RTGS। तो NEFT का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। और RTGS का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आ गया समझ में, फुल फॉर्म क्या है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो ये सारे फुल फॉर्म्स हैं। अब इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, RBI। अब हम लोग RBI के बारे में जानेंगे, क्योंकि इंडिया में जो करेंसी यहां पर प्रिंट होता है उस पर सारा कंट्रोल RBI का होता है। तो RBI के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले RBI का फुल फॉर्म क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या फुल फॉर्म होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब RBI करता क्या है, तो RBI इंडिया में जितने भी बैंक्स है सब पे कंट्रोल रखता है। ये डिसाइड करता है RBI कि जो बाकी सारे बैंक्स हैं वो दूसरे कैंडिडेट्स, मतलब पर्सन्स को, लोकल पब्लिक को जो लोन दे रहे हैं वो कितने इंटरेस्ट पे दे रहे हैं, और अगर कोई पब्लिक अपना पैसा बैंक में रखा है तो बैंक वाले उसको कितना इंटरेस्ट
देंगे, दोनों चीज। तो ये डिसीजन किसका है? आरबीआई का है। तो ये पूरे इंडिया में मनी रेगुलेट करता है, ठीक है। क्या करता है? मनी रेगुलेशन का काम किसका है? आरबीआई का। पेपर नोट, करेंसी नोट जितना भी है, इन सारे को इशू कौन करता है? आरबीआई ही करता है। तो आरबीआई पे जो हेड होंगे आरबीआई के, वो क्या कहलाएंगे? गवर्नर ऑफ आरबीआई। क्या कहलाएंगे? गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो गवर्नर ऑफ आरबीआई अभी कुछ टाइम पहले ही चेंज हुए हैं। पहले थे ये, ठीक है, ये हो गए फॉर्मर। क्या हो गया इनका नाम? फॉर्मर, मतलब जो पहले थे। इनका नाम क्या है? शक्तिकांत दास। क्या नाम है? शक्तिकांत दास। और ये है प्रेजेंट के, ये प्रेजेंट के आरबीआई गवर्नर है। नाम क्या है इनका? संजय मल्होत्रा, ठीक है। क्या नाम है? संजय मल्होत्रा। ये प्रेजेंट के आरबीआई के गवर्नर है। और इसके पहले, मतलब कि अभी जो प्रेजेंट गवर्नर है, इनके पहले कौन गवर्नर थे? तो उनको फॉर्मर आरबीआई गवर्नर बोलेंगे। क्या नाम था उनका? शक्तिकांत दास, ठीक है। समझ गए कि आरबीआई क्या है, आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है, आरबीआई का वर्क क्या है, आरबीआई के गवर्नर कौन थे और कौन है। अब हम लोग आज का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे आज का, टॉपिक 1 का लास्ट टॉपिक। टॉपिक 2 अभी कुछ देर के बाद स्टार्ट होगा। टॉपिक 1 का लास्ट टॉपिक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसका फंक्शन भी होगा आगे। तो लिखा हुआ है कि ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये पूरे कंट्री का सेंट्रल बैंक कहलाता है। और आरबीआई को ही हम लोग बैंकर्स ऑफ बैंक कहते हैं, क्योंकि पूरे इंडिया में जितने भी बैंक है, सबका हेड कौन है? आरबीआई। लिखा है कि सुपरवाइजेस द एक्टिविटीज टू फॉर्मल सेक्टर एंड कीप द ट्रैक टू देयर एक्टिविटीज, बट देयर इज नो वन सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर, ठीक है। तो आरबीआई क्या करता है? सारे फॉर्मल सेक्टर पे कंट्रोल रखता है। फॉर्मल सेक्टर का मतलब जो गवर्नमेंटल बैंक्स हैं, उनके इंटरेस्ट रेट पर कितना इंटरेस्ट देना है, कितना इंटरेस्ट लेना है, ये सारे चीज पर कंट्रोल आरबीआई करता है। लेकिन जो नॉन फॉर्मल है, ठीक है, या इनफॉर्मल सेक्टर है, इनफॉर्मल का मतलब हम लोग मान लेते हैं कि मनी लेंडर से पैसा ले लिया, ठीक है, काम पड़ गया हम लोग को, लोन ले लिया इंटरेस्ट पे, तो वो उन पर आरबीआई कंट्रोल नहीं कर सकता। जो बैंक्स आरबीआई से रजिस्टर्ड है, प्राइवेट बैंक से, उन्हीं पर आरबीआई कंट्रोल करेगा कुछ हद तक। लेकिन जो इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट है, उस पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं करेगा। लिखा हुआ है कि इनफॉर्मल सेक्टर पीरियोडिकली बैंक्स हैव टू सबमिट इनफॉर्मेशन टू देयर आरबीआई ऑन हाउ मच दे आर लेंडिंग एंड टू हुम एट व्हाट इंटरेस्ट रेट। अब ये यहां पर स्पेस है, ठीक है, इन अलग है, फॉर्मल अलग है। तो लिखा हुआ है कि फॉर्मल सेक्टर में जो बैंक्स होते हैं, उनको पीरियोडिकली अपना डेटा सबमिट करना होता है कि वो पब्लिक को जो लोन दे रहे हैं, वो कितने इंटरेस्ट पे दे रहे हैं, और पब्लिक से जो पैसा उनके पास जमा है, उनको पब्लिक को कितना इंटरेस्ट रिटर्न करना है, ठीक है। समझ गए आप लोग? अब फंक्शन ऑफ आरबीआई देखेंगे। फंक्शन ऑफ आरबीआई में क्या लिखा हुआ है कि इशू ऑफ करेंसी, मतलब जो करेंसी इशू होता है वो कौन करता है? आरबीआई। डेवलपमेंट रोल आरबीआई। बैंकर टू गवर्नमेंट आरबीआई, मतलब गवर्नमेंट के भी ये बैंकर है, ठीक है, जो गवर्नमेंट रन कर रहा है, चाहे रूलिंग पार्टी हो चाहे अपोजिशन पार्टी हो, उनका भी बैंकर कौन है? कौन है? आरबीआई। बैंकर टू बैंक, सारे बैंक के भी ये बैंकर है, ठीक है। गॉडफादर जिनको बोल सकते हैं हम लोग, बैंकों के गॉडफादर कौन है? बैंकर। बैंकर कौन? आरबीआई। फिर लिखा हुआ है रोल ऑफ आरबीआई इन इन्फ्लेशन कंट्रोल। इन्फ्लेशन कंट्रोल में भी किसका हाथ है? इसका हाथ है, आरबीआई का। फॉर्मुलेट मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब नोट एक्सचेंज करना है, ठीक है, नोट बंद करना है, नोट बदलना है, ये सारा फंक्शन आरबीआई के कंट्रोल में है। मैनेजर ऑफ फॉरेन रिजर्व। फॉरेन रिजर्व भी किसके कंट्रोल में है? आरबीआई के। क्लियरिंग हाउस फंक्शन, सारे हाउस फंक्शंस, मतलब कि जो लोन ले रहे हैं, घर बनाने के लिए लोन ले रहा है, तो कितना इंटरेस्ट देना होगा, कितना इंटरेस्ट लेना होगा, ये सारे आरबीआई के हाथ में है। और रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम, इंडिया में जो बैंकिंग सिस्टम है उसका भी कंट्रोल किसके हाथ में है? आरबीआई के। तो ये आरबीआई के 9 फंक्शन है। आपको इसमें से कम 5 लर्न करने हैं, ठीक है, प्लस आरबीआई के गवर्नर का नेम भी लर्न करना है। और बोर्ड एग्जाम में आएंगे तो जल्दी से 5 पॉइंट लिखेंगे और 3 मार्क्स जल्दी से अपने पॉकेट में भर लेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स हम लोग ऑब्टेन कर सकें। अब हम लोग ये देखेंगे कि जो बैंक्स है वो कैसे पैसा अर्न करते हैं। तो मान लेते हैं कि ये है पब्लिक, ये कौन है? पब्लिक। अब ये है बैंक, ठीक है, अब ये भी है पब्लिक। तो पब्लिक के बीच में बैंक फंसा हुआ है, ठीक है।
अब ये पब्लिक क्या कर लेते हैं, क्या समझते हैं कि ये पब्लिक पैसा डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, इनके पास पैसा बच रहा है तो ये डिपॉजिट कर दिए, और इनको क्या चाहिए, पैसा बोरो करना है, इनको पैसे का जरूरत है, लोन का जरूरत है, ठीक है। तो ये जो पैसा पब्लिक जो पैसा जमा करने वाला है वो बैंक में पैसा डिपॉजिट करेगा। अब बैंक क्या बोलेगा, बैंक क्या बोलेगा कि हम जो है हम आपको रिटर्न करेंगे पूरे मनी का, मान लेते हैं 7%। कितना, 7%। 7% का मतलब मान लेते हैं कि आप बैंक में अगर 1 लाख रुपीस जमा किए हैं, कितना, 1 लाख, तो एक साल के बाद वो आपको कितना देंगे, 1,07,000, ठीक है, कितना रुपीस देंगे, 1,07,000। अब मान लेते हैं कि बाकी जो पब्लिक है वो बैंक से लोन लेने गया, हमको बोला बैंक हमको लोन चाहिए, हमको पैसे का रिक्वायरमेंट है, तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, बैंक वाला बोलेगा चलो हम तुमको भी पैसा दे रहे हैं। अब वो पैसा लाया कहां से, जो पब्लिक डिपॉजिट किया था वो अपने पास सिक्योरिटी के टर्म में रखा और उसमें से वो पैसा किसको दे दिया, पब्लिक को। अब दूसरा पब्लिक जो लोन ले रहा है तो बैंक वाला क्या बोलेगा, यहां पर तो ये पैसा दे रहा था ना, अब इससे पैसा लेगा, क्या करेगा, पैसा लेगा इंटरेस्ट के फॉर्म में, तो यहां पर ये बोलेगा क्या, हम तुमसे 15% लेंगे। कितना परसेंट लेंगे, 15%, ठीक है, 15% चाहिए। अब 15% का मतलब क्या, कि अगर बैंक वाला बोरोवर को कितना रुपया दिया, 1 लाख रुपया दिया, तो उससे रिटर्न कितना लेगा, 1,15,000, ठीक है। तो बैंक जब पैसा हम लोग से जमा करवाएगा तो 7% देगा, 1 लाख पे 7,000 ज्यादा, लेकिन जब कोई लोन लेने जाएगा तो बैंक वाला उससे इंटरेस्ट लेगा 15,000, हमको देगा कितना, 7,000। तो 15,000 में 7,000 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 8,000। अब ये 8,000 किसके पास जाएगा, बैंक के खाते में सेव, ठीक है। अब ये जो 8,000 है ये 1 लाख पे है, तो ऐसे करोड़ रुपीस बैंक में सबमिट रहते हैं, ठीक है, डिपॉजिट रहते हैं। और बैंक वाले क्या करते हैं कि उनको पब्लिक को देकर उनसे इंटरेस्ट लेते रहते हैं, और जब इंटरेस्ट दे दिया जाएगा तो उससे क्या होगा कि वो इंटरेस्ट पब्लिक को रिटर्न कर दिया जाएगा, ठीक है, आ गया समझ में। तो ये था आज के टॉपिक 1 का लास्ट टॉपिक। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग 5 मिनट का वेट करेंगे और 5 मिनट के बाद इसी चैप्टर पे नेक्स्ट वीडियो आएगा, टॉपिक 2। तब तक के लिए बने रहिए डीजे क्लासेस पर।